देश की करीब 31% आबादी युवा है। आंकड़ों में कहा जाए तो करीब 37 करोड़ भारत की आबादी युवा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बात अगर युवाओं की होगी तो बात रोजगार की भी होगी। वो युवा जो कि पढ़े लिखे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, वो युवा जो रोजगार मांगते हैं। एक छोटी सी बात और जाहिर सी बात है कि पढ़ा लिखा युवा अगर उसे नौकरी मिल जाएगी, अपने पैरों पर वो खड़ा होगा तो मजबूती में देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। और वही युवा अगर बेरोजगार होकर घर बैठेगा तो देश पर ही बोझ बनेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बेरोजगारों को कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा कराने की। दर्शकों, आज हम बात करेंगे युवाओं से, हम बात करेंगे उन शिक्षक अभ्यर्थियों से भी जो अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं कि आखिर किस बात को लेकर के ये भर्तियां रुकी हुई हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं। बात बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सबसे ज़्यादा होगी। आइए चलिए हमारे साथ शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम। बेरोजगारी और भर्तियां दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। अगर भर्तियां ज़्यादा हो रही हैं, भर्तियां पूर्ण तरीके से हो रही हैं, तो फिर आखिर इतनी बेरोज़गारी क्यों है? और अगर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भर्तियों में लापरवाही ज़रूर हो रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी का क्या हाल है, युवा क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत आपका दीपक, स्वागत आपका आलोक हमारे साथ। दीपक, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे जिस तरह से हाल फिलहाल में शिक्षक जो भर्तियां थी उनके लिए जिस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम तरीके की परेशानियां झेली, उनको हमने देखा। ये कोई नई बात नहीं थी। उससे पहले दरोगा की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे और तमाम ऐसी चीज़ें हों जो हमेशा अखबारों की सुर्खियाँ या मीडिया की सुर्खियाँ इन सब का हिस्सा ज़रूर बनती हैं। आखिर क्यों इतनी ज़्यादा समस्या उत्तर प्रदेश में आ रही है हर चीज़ को लेकर के, सरकारी विभाग में भर्तियों को लेकर के? सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बेरोजगारी के मुद्दे पे इन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। दूसरी बात, दो तीन बातें मैं आपको प्रमुखता से बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं रखना चाहता हूं, अभी एक वक्तव्य आया था वेंकैया नायडू जी का। उन्होंने बोला था कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका और विधायिका में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेरोजगारी के मुद्दे पे विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य जो बोध है उससे विमुख हो गई है। मैं उसको दूसरे स्तर से देखना चाहता हूं। उन्हीं के वक्तव्य को मैं कोट करके मैं बोलना चाहता हूं कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यबोध से अगर विमुख हो जाती है तो उसको काम कराने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। और देश के जो चारों स्तंभ हैं, उन्होंने बोला था उस भाषण में कि चारों स्तंभ को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि दरोगा भर्ती 2016 से आज तक नहीं आई है और इस भर्ती में बच्चे 2016 वाली भर्ती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दशक में सिर्फ एक भर्ती कंप्लीट हुए है 2011 में। उसके बाद से एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में कंप्लीट नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें उसको रोकने का जो अधिकार है थाने का भारसाधक अधिकारी को ही होता है, जो जनरली सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी एक थाने में एफआईआर लिखता है। तो अगर न्यायपालिका के कहने पे ही ये भर्तियां होंगी तो हम क्यों न कहें कि न्यायपालिका ही हमारी बात को मान रही है, वो कर रही है। और ये हम वक्तव्य दिखाना चाहते हैं, प्रेस को हम ये बताना चाहते हैं। 2017 का ये ऑर्डर है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के में हल्फनामा दिया गया था गृह सचिव जो हैं देवाशीष पांडे द्वारा कि 11,376 भर्तियां वैकेंट हैं और इसको भरने का काम वो करेंगे। हर साल 3200 भर्तियां करने का इन्होंने प्रावधान दिया था। और भी मैं बता दूं, दूसरा जो विभाग है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2018 से इतना ढिलाई बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात है उसके परीक्षा नियंत्रक ही नहीं मिल रहे थे, अब जाके कुछ दिन पहले परीक्षा नियंत्रक मिले हैं। जो नए जो अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उनके आने के बाद से एक भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 2016 आज से 4-5 साल पहले वाली भर्तियां आज विज्ञप्ति जारी की जा रही है और उसकी आज नियुक्ति पत्र दी जा रही है।
पहली जो भर्ती आई थी 2018 में युवा कल्याण अधिकारी, उसका फिजिकल अभी लखनऊ में स्पोर्ट कॉलेज में चल रहा है। 17 तारीख को उसका लास्ट वो है फिजिकल है, उसमें भी जो सीटें हैं वैकेंट जा रही हैं। तो इसमें 2000 जब से ये सरकार बनी है, यूपी SSSC में कोई भी भर्ती जो आयोग गठित हुआ है, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, किसी के उन्होंने उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और एक बात और भी मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, दरोगा भर्ती 2016 से पीड़ित छात्र, कुछ बच्चों ने हल्फनामा दिया है और इच्छा मृत्यु की मांग करी है, और इस तरीके से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। ना कोई भर्ती निकल रही है। सबसे ज़्यादा आलम इस समय और भी खराब हो गया है जब से कोरोना काल आया है। गरीबी अपने चरम पे है, बेरोजगार सड़कों पे हैं, और अभी जिस तरीके से लिप की त्रुटि कहें या विभागीय त्रुटि कहें, TGT PGT की जो भर्ती आई थी उसमें विज्ञान विषय को इन्होंने हटा दिया था। उसमें इसके पहले चकबंदी लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें OBC की सीटें 0 कर दी गई थी। ऐसे अधिकारी जो इस काम में लिप्त हैं और इस तरीके के घिनौने काम करते हैं, उनके ऊपर संज्ञान कौन लेगा? विभाग लेगा, सरकार लेगी। हम पूछते हैं कि कब तक बेरोजगार सड़कों पर रहेंगे और कब तक न्यायालय के ही वजह से ही भर्तियाँ आती रहेंगी? धन्यवाद। आलोक, आप भी जो शिक्षक अभ्यर्थी की भर्तियां थी उनके साथ लगातार जुड़े रहे हैं, ये बात ज़रूर पूछने की बनती है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जो ये 69,000 भर्तियां थीं, ये इतना बड़ा एक इशू सा बन गया, इतना बड़ा एक विषय सा बन गया कि अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए, तमाम तरीके की काउंसलिंग्स की बात होने लगी। क्यों ये छोटी सी चीज़ जो आसानी से की जाती थी वो इतना बड़ा तूल देकर के मुद्दा बन गई? मैम, सर्वप्रथम के न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको मैं ये मुख्यतः बताना चाहता हूं कि जो 69,000 भर्ती है, ये माननीय BJP के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे और जो अदर पर्सन हैं, तो उनका ये एक प्रकार से ये ड्रीम, जैसे किसी कोई प्रोजेक्ट होता है तो बोला जाता है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वैसे इनका ये ड्रीम एक सपना था इनका, और जिनको आज आदरणीय CM साहब ने, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरा की है। और अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ कि इसमें इशू इतना बड़ा क्यों क्रिएट हुआ। तो सीधी सी बात है मैम कि इशू क्रिएट करने वाला ना करने वाले वो मैम हमारे बीच के जो भाई बहन हैं वही हैं। गवर्नमेंट ने 60% कट ऑफ डिसाइड किया, और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी, चूँकि गवर्नमेंट के पास राइट भी है कि जब परीक्षा हो गई, परीक्षा के पहले उन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया नहीं था। हम लोग एग्ज़ाम दे के आए और उसके नेक्स्ट डे जो है कट ऑफ डिसाइड किया कि 60-65 वाले जो है क्वालिफाइड माने जाएंगे, जिसमें जो आरक्षण वाले हैं 60% और अनारक्षण वाले 65%। तो जिसमें क्या था कि शिक्षा मित्रों द्वारा ये विरोध किया गया कि आपने मुझे पहले से बताया नहीं कि कट ऑफ क्या रहेगा। अगर पहले से आप बताए होते तो उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करता। ठीक है, तो इनको लेकर के वो लोग चले गए कोर्ट। अब कोर्ट में जाने के बाद फिर जब मामला न्यायिक प्रक्रिया में चला गया, तो कोर्ट में जाने के बाद तो ऑनरेबल सिंगल बेंच के माध्यम से जो है जजमेंट आया 40-45 के फेवर में। ठीक है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, इसके एवज में फिर गवर्नमेंट चली गई डबल बेंच से फिर जब मामला हम लोगों के पक्ष में आया, 60-65 के पक्ष में, फिर क्या हुआ कि ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, ये मामला इसी तरह से झूलता रहा। फाइनली अब जाके सुप्रीम कोर्ट से जो है जजमेंट आया 60-65 के फेवर में, डबल बेंच से 60-65 के फेवर में, सुप्रीम कोर्ट से 60-65 के फेवर में। उसके बावजूद भी जो मेरे बीच के भाई बहन हैं, अभी आने वाले समय में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम जो है 51,000 समथिंग या 55,000 समथिंग पोस्ट हम फिर निकालने जा रहे हैं, टेट करा करके वो फिर निकालने जा रहे हैं वैकेंसियाँ नियर अबाउट मार्च के फर्स्ट सप्ताह तक। उसकी भी मैं बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ, मार्च के फर्स्ट वीक तक उसका भी विज्ञापन आ जाएगा। तो अभी भी जो इससे अछूते हैं, जिनका चयन नहीं हो पाया, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट, अब आपको मैम मालूम होगा, कल एक पुनर्विचार याचिका फिर दाखिल किए हैं। ठीक है, तो भर्तियां फंसाने का ना फंसाने का काम हमारे बीच के जो हैं वही करते हैं। जहां तक अभी हमारे मित्र कह रहे थे श्री दीपक जी दरोगा भर्ती के बारे में, तो दरोगा भर्ती के बारे में माननीय अपर मुख्य सचिव जी और महानिदेशक जी ने पुनः संज्ञान लिया है। और ये बात भी तो है, पुनः संज्ञान 2016 के बाद अब लिया गया, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। बीच के इतने साल में भी तो संज्ञान लिया जा सकता। बिल्कुल लिया जाना चाहिए था। अब इसमें हमारे CM साहब और सारे जो हमारे मिनिस्टर हैं सारे स्टिक हुए हैं और सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ जा रही है, जैसे सपोज दैट कि मेरा चयन, अब मैं भर्ती को ले रहा हूँ, शिक्षक भर्ती को ही, मेरा चयन सपोज दैट किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जाके रीट डाल दूंगा। अगर मैं रीट डालूंगा तो कंटिन्यू मामला वो चलता रहेगा, तो गवर्नमेंट देखेगी, अभ्यर्थी देखेंगे गवर्नमेंट। और दूसरी बात मैम, अब कोई भी वैकेंसी आ रही है तो एक प्रकार से एक बिजनेस सा बनता चला जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी वैकेंसी आ रही है तो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी जो और लोग हैं वो एक इसको बिजनेस के पर्पज़ पे देख रहे हैं। जाके एक रीट डालेंगे और पूरे 75 ज़िले हैं हमारे प्रदेश में, 75 ज़िलों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ इकट्ठा करेंगे, वो एडवोकेट करेंगे। भाई सिंगल बेंच डबल बेंच एडवोकेट ज़्यादा 2 लाख 4 लाख 6 लाख, ठीक है ना कि 50 लाख। तो ये करके एक प्रकार से बिजनेस बनता चला जा रहा है। इस पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और बेरोजगारों का रह गया तो बेरोजगारी में नियर अबाउट 3,75,000 के समथिंग रोजगार गवर्नमेंट ने अब तक दिया है। अब तक 3,75,000, मैं दावे के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 3,75,000 समथिंग अब तक गवर्नमेंट ने दिया। और बात फंस गई कहीं न्यायिक प्रक्रिया में तो वो बात अलग की, जैसे वीडियो का रह गया, भाई साहब बता रहे हैं दरोगा भर्ती का हो गया और टीजीटी पीजीटी वाला। अब अगर न्यायिक प्रक्रिया में कोई चीज़ फंस गई तो वो अलग है। दूसरी बात, कोरोना काल का इन्होंने बोला, कोरोना काल में ही 69,000 भर्ती संपन्न हुई है पूरे प्रदेश में, जहाँ सब लोग अपना हाथ खींच रहे थे नई नियुक्तियों को लेकर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, ये कोरोना काल में ही संपन्न हुई है 69,000 भर्ती। मैम ये आपको भी मालूम होगा। जवाब दीजिए इसका दीपक जी। भर्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को भी पूछती हूँ, जहाँ हमारे राज्य की जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, क्या इतनी संख्या में भर्तियाँ पर्याप्त होंगी? सबसे पहले तो मैं भाई साहब का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाता है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो बिना त्रुटि के, जो ये त्रुटि कर रहे हैं, ओबीसी की सीटें जीरो करना चकबंदी लेखपाल में, आप ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब या तो पिछली सरकार ने सारी की सारी ओबीसी की सीटें भर दी हो, या तो इस सरकार की कोई सुनियोजित साजिश हो। वरना ओबीसी के ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विगत 4, 5, 10 सालों में कोई भी भर्ती, कोई मतलब रिटायरमेंट ही ना ले। जीरो भर्ती आई थी ओबीसी की और उसकी वजह से उसको निरस्त करना पड़ा। दूसरी बात बोलते हैं, 2016 दरोगा भर्ती की बात करते हैं। 2016 वाली भर्ती में बच्चों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत करी, डबल बेंच सिंगल बेंच, फिर लखनऊ हाई कोर्ट से जीत करी, डबल बेंच सिंगल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। आपको बता दें, अगर कोई गलत तरीके से अपनी बात रखता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है तो उस पे पेनाल्टी का प्रावधान है। उस पे सरकार जो वो है वो पहली हियरिंग में वो कैंसिल हो जाती है, वो जीत के अगले आगे में नहीं जाती है। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड और उनके द्वारा अधिकारियों के कृत्य ऐसे हैं जिससे भर्तियां फंसती हैं। 4-4, 5-5 साल से जो बच्चे वेट कर रहे हैं, इस भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, और इस भर्ती की तैयारी ज़्यादातर गरीब गुरबे के बच्चे करते हैं, जिसमें क्योंकि इसमें हिंदी आती है। कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी बैंक में नहीं जा पाते, उनकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड से नहीं रहती है, इस वजह से वो इस भर्ती के लिए प्रयासरत हैं। तो उसका जिम्मेवार कौन है? उनका जो अनुच्छेद 16 है, जो हमें अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, और ये बात करता है, आरक्षण भी उसी आधार पे है, ये बात करता है कि हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर का 4-5 सालों से अगर हमारा हनन हुआ है तो उसका जो भी जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कहता कौन जिम्मेदार है, ये सरकार पे डिपेंड करती है। और मैं छोड़ता हूँ इस वीडियो को देखने वालों के ऊपर कि जो भी इस हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, उत्तर प्रदेश के हर एक उस आदमी को ये बात पूछनी चाहिए कि उस अधिकार को देने का किसको जिम्मेवारी है और वो अपने कार्य जो बोध है उससे क्यों विमुख हो रहे हैं। बात सही है आलोक कि जो एज होती है वो तो नहीं रुकती है आपकी, और एक लिमिटेड एज में ही आप एग्ज़ाम भर सकते हैं। हाल फिलहाल ये खबर भी थी कि कितने ही ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनमें किसी में 1000 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, किसी में 500 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा वाले पीडब्ल्यूडी, राजस्व, 3-4 ऐसे विभाग थे। अगर विभागों में इस तरह की पोस्ट खाली होंगी और आप हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि 6 महीने के भीतर इन भर्तियों को कंप्लीट कर लिया जाए, तो क्या लगता है जनता मान लेगी कि जहां चीज़ें 4-4 साल से लटकी हैं, 6 महीने में वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी?
मैम ये विडंबना हर सरकार की है। एक्चुअली क्या रहता है कि शुरू के 2 साल 2.5 साल तो आराम से इधर उधर में निकाल देते हैं। लास्ट के जब चुनाव आने वाले होते हैं, नियर अबाउट 1 साल 1.5 साल जब बचते हैं, तो उस समय ये वर्किंग तब अपना काम करना ये शुरू करते हैं। तो ये हमारे प्रदेश की नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया की, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, हर प्रदेश की यही हाल है। शुरू के 2 महीने बीतेंगे और 2 साल 3 साल बीतेंगे, तब कुछ याद नहीं होगा। लास्ट के जब 2.5 साल बचेंगे तब सोचेंगे कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजी रोजगार दूँ। तो ये चीज़ अगर शुरू से ये लोग जिस दिन से सरकार इनकी बनती है, अगर उसी दिन से ये लोग चेत करके कोई काम करना चाहें, तो आज जो दीपक जी कह रहे हैं संभवतः शायद ये ना कह रहे होते। लेकिन इनकी बातों का भी थोड़ा बहुत खंडन मैं करूँगा। ये बार बार पुलिस महकमे के ऊपर ही बात कर रहे हैं, दरोगा भर्ती का। लेकिन अभी जो कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई हैं सारी, ठीक है ना, ये इसी शासनकाल में ही हुई हैं बीजेपी का। और मैं कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का या किसी अदर पार्टी का। जो हुआ है मेरे साथ मैं वही बता रहा हूँ मैम। जो कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई हैं यूपीपी की, वो इसी कार्यकाल में हुई, तो उनका जिक्र तो आदरणीय दीपक जी ने किया नहीं। और दूसरी बात रहेगी कि जो आप कह रहे हो नियर अबाउट 23-24 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है हमारे प्रदेश की, तो सबको सडनली 5 ही साल में संतुष्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना बेस्ट से बेस्ट दे पाए वो दे। दैट्स ऑल मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ अगर आप कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। नहीं मैम, मैं एक लास्ट में बोलना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 6 महीने में वो भर्तियाँ करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, दरोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना कैलेंडर देना बंद कर दिया। इसके पहले के अध्यक्ष कैलेंडर जारी करते थे कि किस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, किस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, किस भर्ती में क्या क्या चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। इन्होंने कैलेंडर देना बंद कर दिया कि ताकि बच्चे बेरोजगार जो छात्र हैं वो इनसे सवाल न कर पाएँ। दूसरी बात है, ट्रेनिंग की बात करें, उसके लिए हम सरकार को जो उन्होंने बोला उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उतने बच्चों के घरों में, उतने लोगों के घरों में रोजगार पहुँचा। उसमें भी ट्रेनिंग वाले बच्चे हमें लगातार कॉल करते हैं और लगातार ऐसे बच्चे हैं जो संपर्क में हैं, वो ये बात बोलते हैं कि ट्रेनिंग अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कांस्टेबल वाली भर्ती है उनका नहीं हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आज तक 4 साल में एक भी बार इस सरकार के द्वारा नहीं निकाली गई है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिसको तरफ हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। और मैं मांग करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितने भी छात्र हैं, सभी के सभी छात्र अपने हैं, आपके हैं। अगर पिछली सरकार ने, जैसा कि भाई ने बोला कि पिछली सरकार ने एक ट्रेडिशन बनता आया है, अगर उसने कुछ गलती करी आज वो सत्ता से बाहर है। अगर किसी ने जैसे बोला कि जैसे 4 साल 5 साल लग जाता है और ये हर सरकार का एक नीति रही है कि वो लास्ट में रोजगार देते हैं लास्ट में, तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के पिताजी ने कोई गलती करी तो क्या बच्चा भी शिक्षा लेके दीक्षा लेके वही गलती करेगा? ये परंपरा कितने सालों तक चलेगी और कितने सरकारों तक चलेगी? मैं ये बस पूछना चाहता हूँ। यही तो मैंने भी बोला, इसको खत्म होनी चाहिए। यही तो दीपक जी मैंने बोला कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। यही मैंने बोला। आप पिछली सरकार को, इस सरकार को, जो तुम कह रहे हो खुद भी देख लो, अपने उसमें देख 2 साल 2.5 साल के बाद जो हुआ उसी तभी हुआ है इन सारी चीज़ों को। और दूसरी बात, आप भी छात्र हो, मैं भी छात्र हूँ, और मेरे जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जो भी बेरोजगार छात्र हैं, एक प्रकार से प्रतिनिधित्व ही उनका कर रहे हो। मुझे संवेदना है उनके प्रति भी। तो लेकिन अब यह है कि जो हो रहा है मैं वही बोल रहा हूँ फैक्ट इस चीज़ को। और रह गई है बेरोजगारों को, तो अभी तमाम कंपनियां अपने इसमें आ रही हैं, ये भी डाल रहे हैं ये लोग कि यहाँ प्राइवेट कंपनियों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो भाई सबको गवर्नमेंट अभी इसमें नहीं कर पा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट नौकरियां भी सबको मान लो नहीं अवेलेबल करा पा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी तमाम सारी कंपनियां प्रदेश में आ रही हैं, तो उनके लिए भी रोज़गार के अवसर खोल रही है गवर्नमेंट। अब हम ये कहें कि 24 करोड़ या 25 करोड़ जनसंख्या हो, उसमें हम कहें कि 5 साल में हम 1 करोड़ को रोज़गार दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है मैम। ये वास्तविकता, ये सच्चाई है। चलिए, इस बहस करने का मकसद यही था कि एक स्वस्थ बहस हो, क्योंकि आप और हम सभी जो बेरोज़गारी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, लगातार बेरोज़गारी पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आइए आगे चलते हैं और भी इस चर्चा को विस्तृत बनाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिक्षक भर्तियों को लेकर के जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के मुखर हो रहे हैं, सरकार के सामने अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, कुछ हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? रविंदर बघेल नाम है। रविंद्र जी, कल जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ से आप लोगों को उठाया गया आश्वासन दे करके, अब किस प्रकार का आश्वासन है, कहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा जो प्रदर्शन है पिछले 6 दिनों से लगातार कंटिन्यू है। पिछले 3 बार हम SCRT का घेराव कर चुके हैं। तो बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करी जाती है। कल हम सभी साथियों को आश्वासन दिया गया है कि अधिकारियों से मुलाकात करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाया। तो हम लोगों ने कल SCRT का, जबकि लगभग हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, SCRT का घेराव किया। शाम तक हम डटे रहे। शाम तक जब हम लोगों को ये आश्वासन मिला कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और शिक्षा मंत्री के साथ हम मुलाकात करवाएंगे, इस आश्वासन के साथ हम लोग हटे। लेकिन जब सुबह हमें पता चलता है कि जो मंत्री जी हैं उनके कार्यक्रम दूसरी जगह फिक्स होते हैं, यानी कि वो मुलाकात करने से भागते हैं, तो हम सुबह ही सभी अभ्यर्थी हज़ारों की संख्या में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास का घेराव करते हैं। तो वहाँ जाके जब तक हमें ठोस आश्वासन मिला कि हमारी जो मुलाकात है 21 जनवरी को 11 बजे, यानी कि सोमवार को 11 बजे माननीय मंत्री जी के साथ, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ, अधिकारियों के साथ, जिसकी मध्यस्थता स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो धरना प्रदर्शन पिछले 6 दिनों से चल रहा है, हम तब तक हमारी मांगें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, यानी कि हम पूर्ण रूप से चयनित हैं। हमारे आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय करके हमें अवैध तरीके से बाहर किया गया है, जो कि संवैधानिक तरीके से प्रदत्त हमें 27% रिजर्वेशन OBC को, 21% रिजर्वेशन SC को मिला हुआ है। उसमें इन्होंने कटौती करके हमारी जो सीटें हैं वो सामान्य वर्ग को देकर हमारे साथ अन्याय किया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हम अपना धरना प्रदर्शन बिल्कुल भी खत्म करने वाले नहीं हैं। ये जो कट ऑफ लिस्ट में आरक्षण को लेकर के जो समस्या आई है, पॉइंट में कुछ, उसको थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या समस्या कहाँ से शुरू हुई? दरअसल मैम, जो भी अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ होता है, वहाँ तक, उस कट ऑफ तक जाने वाले अभ्यर्थी कोई भी हों, वो अनारक्षित में ही ट्रीट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जनरल यानी कि अनारक्षित वर्ग का जो कट ऑफ है 67.11, उसके बाद से रिजर्वेशन शुरू होता है 27% OBC के लिए, 21% SC के लिए। उसके बाद 67.11 से नीचे हमारा OBC के 27% नियमों के आधार पर 18,598 कैंडिडेट चयनित होने चाहिए थे। लेकिन विभाग ने अवैध तरीके से कट ऑफ छिपाकर, उनकी कैटेगरी छिपाकर, उनके गुणांक छिपाकर मात्र 2664 अभ्यर्थियों को चयन दिया गया है, यानी कि 27% की जगह पर 4% से कम रिजर्वेशन हम लोगों को दिया गया है। ये जो भर्तियां हुई, जो आप लोग कह रहे हैं कि इन भर्तियों में कहीं ना कहीं धांधली की गई, डेटा बताया नहीं गया, आप लोगों को ये डेटा कैसा मुहैया हुआ, कैसे आप लोगों ने इसको निकाला? जी मैम, जैसे ही गवर्नमेंट की जो सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई रिजल्ट के बाद में, कितने लोग कैंडिडेट जो है भर्ती में सिलेक्ट किए गए हैं, तो हमको कहीं ना कहीं जब हमने कट ऑफ का डिफरेंस देखा तो इतना कम आ रहा था मैम कि 3% से भी कम। आपने 3% में 18,000 सीटें कहाँ से खपा दी? तो हम लोग को 0.3 में भी, तो हम लोगों को डाउट हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट की साइड से ही उनके जो कैंडिडेट सिलेक्टेड थे उनके पूरे डेटाबेस निकाले, फिर उनकी कैटेगरी भी, जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे फॉर्म भरते समय, वो फॉर्म डाउनलोड करके उनकी कैटेगरी निकाले, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड से उनके एक के क्वालिटी पॉइंट निकाले। यहाँ पर हमने कई तरीके के सॉफ्टवेयरों का भी इस्तेमाल किया, स्पेशलिस्ट का भी यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया सॉफ्टवेयर को निकालने, उसको डाटा को निकालने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग जब हमने देखा तो ये समझ में आया कि युवा के कट ऑफ के नीचे जहाँ 18,500 से ऊपर OBC के और 16,000 लगभग SC के कैंडिडेट होने चाहिए, उनकी संख्या बहुत ही कम निकली। आप कहाँ से आए हैं? जी मैम, मथुरा से। आपका नाम? राम कुमार। आपके साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोग मिलके एक ही अपनी मांग को लेकर के शासन और सरकार के सामने रख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब आगे और इस चीज़ का अंत कहाँ जा कर के होगा, कुछ ठोस निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। योगी सरकार जिस पारदर्शी तरीके से सरकार आई है सत्ता में, हमें उम्मीद है कि योग्य लोगों के साथ सरकार बिल्कुल न्याय करेगी। कहीं ना कहीं कमी जो भी अब तक रही है वो अधिकारियों की रही है, क्योंकि अधिकारियों ने रातों रात मूल चयन सूची बनाते हैं, उसमें क्वालिटी पॉइंट को छुपाते हैं, वो कैटेगरी को छुपाते हैं, वो सब कैटेगरी को छुपाते हैं। तो जो हेर फेर किया गया डाटा में, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा किया गया है।
अब जो भी संज्ञान रहेगा योगी जी लेते हैं अधिकारियों पे, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं या तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई योगी जी करवाएंगे। एक आखिरी सवाल, थोड़ी सी कोफ्त होती है, थोड़ा सा इस बात की तकलीफ होती है कि अधिकारियों की लापरवाही या तमाम जो हेरफेर हुई उसमें आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ हो गई। मैडम देखिए, मतलब अफसोस तो तब होता है जब हम रात दिन एक करके मेहनत करके आंखें फोड़ के अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, और पढ़ाई लिखाई जब हम लोग करते हैं तो ये मन में एक आस होती है कि कल को हम नौकरी में आएंगे तो अपने माँ बाप की देखभाल ठीक से कर सकेंगे, तो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकेंगे, अपनी मतलब जो है बहन की शादी या भाई का भविष्य, ठीक है, और उसके जो है मतलब अपने समाज के लिए जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे समाज में उनको पढ़ाएंगे अच्छे से, एक देश के लिए एक बेहतर नींव होगी, ठीक है, तैयार, जो हमारे बच्चे देश में बड़े बड़े काम करेंगे और देश दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे। ऐसा सब सोच के अपने अंदर में बहुत अच्छा लगता है और मन से खूब मेहनत से पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब आते आते जब भर्ती की बात होती है, जब उसमें घोटाला होता है, कहीं आरक्षण घोटाला, कहीं पैसा ले करके किसी को भर्ती कर लिया, कहीं कोई भर्ती कर लिया, तो एक से ऐसा लगता है कि फांसी लगा लें, मर जाएं, आग लगा लें या क्या कर लें, कि रात दिन पढ़ पढ़ के भी मतलब हम तो मेहनत से इतने नंबर लेके आए। ठीक है, आपको पता है 69,000 भर्ती का टॉपर कौन है? एक डीजे बजाने वाला, ठीक है, एक डीजे बजाने वाला 69,000 भर्ती का टॉपर है और 149 से उसके नंबर ज़्यादा हैं। 4 नंबर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, सबके कॉमन, जेको कुछ कमी रहेगी, वरना 150 का पेपर होता है उसके 152 आ जाते नंबर। ठीक है, तो 100 मतलब डीजे बजाने वाले उसमें टॉपर हैं, ठीक है, कोई ड्राइवर है वो नौकरी पा रहा है, और हम यहाँ 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम भर्ती में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ है 90-97 कट ऑफ लगाने के बाद हम 110-107 नंबर लेके आए हैं, ठीक है, फिर भी हम भर्ती से बाहर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोचते हैं तो बड़ी दिल में कुढ़न होती है कि ऐसी पढ़ाई लिखाई करके पैसा बर्बाद करके इन सबसे क्या फ़ायदा है। और हमको जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है रिजर्वेशन, ऊपर से अधिकारी जो है इधर का उधर कर देते हैं। ठीक है, कहीं मतलब जो है हमारी सीटें जर्नल को दे देंगे, कहीं इधर, मतलब बहुत से उनके पास तो कई चीज़ें हैं, जो चीज़ इंसान करना चाहता है वो तो उसमें रमा हुआ होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप सब। धन्यवाद। के न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, जो हमारा मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे हैं, हमारे साथ में आप हैं, आप लोगों की समाज की आवाज़ है, हमारी आवाज़ है। हम आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोगों से, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कृपया हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंडी में जिस तरह से हम लोग लखनऊ की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, गलियों में अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ये अधिकारी यहाँ बुला रहे हैं, कहीं ये मंत्री यहाँ बुला रहे हैं, आ जा रहे हैं, आप भी लगातार हमारे साथ मौजूद होकर हमारा साथ दे रहे हैं। आपको मेरा सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा बेरोजगारों वाला प्रदेश है। हमारे देश में करीब 16% युवा बेरोजगार हैं। वो युवा जो कि अगर रोजगार में रहेंगे, नौकरी में रहेंगे, तो देश की तरक्की, देश के विकास में अपनी भागीदारी देंगे। लेकिन वही युवा अगर बेरोजगार होकर घर बैठेंगे तो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ शासन ये दावे करती है कि वो हर साल बेरोजगारों को एक रिकॉर्ड स्तर पर नौकरियां दे रही है, साथ ही स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वरोजगार के भी बहुत सारे अवसर प्रदान कर रही है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है आंकड़ों में कि आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। हमारा आज का खास कार्यक्रम यहीं तक था। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो आपको असर करते हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें आप देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं नए एक्सप्रेसवे तथा हवाई अड्डे। सरकार उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए अविकसित क्षेत्रों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे,
गोरखपुर एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। खराब सड़कें बन जा रही हैं तो उस पर लोग चल रहे हैं कितने अच्छे से, खुशी से, और हम भी जाते हैं उस रोड से तो हमको भी अच्छा लगता है सब। इन सभी पर कार्य पूर्ण होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का जाल फैल जाएगा, जो पूरे देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए नई हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। जहां पहले प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय